सारे क्वेश्चंस। मैं इनसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी आपने देखा है, आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? जैसे देखिए जी। थोड़ा सा और रोकना चाहूँगा, जैसे कि हम कहते हैं डेवलप्ड हो गया अभी अमेरिका, डेवलप्ड हो गया यूके वगैरह और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं। क्या वो सही मायने में डेवलप्ड हैं, या और हम जिस रास्ते पे हम डेवलपिंग फेज़ पे हैं और कुछ टाइम बाद हम भी डेवलप हो जाएंगे, तो क्या हम वाकई में उन देशों के अनुसार अब देखा जाए तो क्या हम डेवलप कहलाए जाएंगे, जैसा अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो? देखिए अगर हम मार्केट के हिसाब से डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट मतलब वो चीज़ें हैं जैसे कि आपके देश में कितनी बिल्डिंगें हो गई, कितने मॉल्स बना लिए, मतलब कि मेट्रोज है, बुलेट ट्रेन चल गई, ये डेवलपमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड के पैरामीटर के हिसाब से। बट एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट मेरे हिसाब से डेवलपमेंट कि आपके देश की हवा कितनी स्वच्छ है, आपके देश की पानी कितनी स्वच्छ है, आपके देश में जो है पशुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, और देश में जो है हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, मतलब लोग कितने खुश रह रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के सारे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो अभी आपने बताया, लाइक पशुओं को उनकी हैप्पीनेस, आपका एनवायरनमेंट, आपकी एयर, आपकी सॉइल, ये जी, तो वही है कि जब हम जो है ना हमारा डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होगा जहाँ पे हम हवा, पानी, मिट्टी की बात करेंगे। जिस दिन हमारी डेवलपमेंट का एजेंडा हवा, पानी, मिट्टी हो जाएगा ना, तो एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होगा जहाँ पे आपका बच्चा जो है ना, मतलब कि जब जन्म लेगा तो वो जो है ना उनको आप पे सवाल नहीं करेगा कि आपने मेरे लिए बचाया क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप काफ़ी, मतलब आपने ये जो अनुभव बताया आपका, कहीं ना कहीं आपने जो भी पास्ट आपका जो प्रीवियस जो अनुभव रहा है, आप एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो या नहीं हो, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इस बारे में कि आपका खुद का एनजीओ है, क्योंकि आप अर्थ वॉरियर लगाते हो टी शर्ट्स वगैरह, कई सारी आपकी टीम है जो वो पहनती है। क्या वो कोई एनजीओ है या फिर वो किसी और एनजीओ को सपोर्ट करते हैं? देखिए एक्चुअली में जो है ना हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हम लोग एक टीम है, वॉलंटियर ग्रुप। ओके, जो हम लोग जो है ना जैसे नेचर से रिलेटेड या जो भी हो समाज के की सेवा के लिए जो भी काम होता है हम लोग सभी मिलके करते हैं। तो हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात, हम किसी एनजीओ का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज मैं जयपुर आया, आपसे मिला, पृथ्वी जी से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे एनजीओ भी थे। तो यही होता है कि अच्छा काम करने के लिए कोई एनजीओ बुलाती है तो हम उनके साथ भी जाते हैं, सरकार बुलाएगी तो उनके साथ भी जाएंगे। तो यही कि हमारा एक ग्रुप है जो जिनका एक ही मकसद है, देश की सेवा करना, आने वाले कल को बेहतर बनाना। बहुत अच्छा है ये उत्तर। और बाकी अभी आप कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ, हो सकता है वो दिल्ली गवर्नमेंट हो और यूपी गवर्नमेंट हो, या फिर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किस गवर्नमेंट की तरफ से मिला है? देखिए ये मैं यमुना प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से यमुना के कार्य में कार्यरत हैं और कई सारे पॉइंट्स वगैरह भी आपने क्लीन, मैं देखता रहता हूँ आपके क्लिप्स वगैरह, तो उसमें भी आप लगे हो। तो उस रेस्पेक्ट में आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? क्या सच में वो लोग सपोर्ट करते हैं? देखिए एक बात जब सपोर्ट मिलने की आती है ना, तो बात ये भी आती है सपोर्ट मांगी गई कि नहीं। मैंने सपोर्ट मांगी नहीं किसी गवर्नमेंट से अभी तक, तो इसलिए मुझे मिली नहीं है शायद। अगर मैं मांगूंगा, अगर नहीं मिलती या मिलती है, तब मैं इनको इस लाइन को जज कर पाऊंगा। अभी तक तो मैंने कभी मांगी ही नहीं सपोर्ट, और मुझे लगाने की ज़रूरत है। और अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको किसी सरकार या संगठन की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी है। भगत सिंह जी का कौन सा संगठन था? शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका कोई संगठन नहीं था। आप अपने आप को इतना बड़ा बनाइए जो आपके नाम पे संगठन हो। बिल्कुल, बात ये कई हद तक सही है। और एक अगला एक सवाल है कि अगर आप किसी को कोई बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने अपने सारे अनुभवों से सबसे कोई बड़ी बात जो आपने निचोड़ निकाली है, वो आप क्या कहोगे? मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए मैं किसी को एडवाइस तो नहीं करूंगा कि आप ये होनी चाहिए। सब जनता के रेस्पेक्ट में, एक समाज के रेस्पेक्ट में, या फिर आपके परिवार के रेस्पेक्ट में, या फिर और जो हमारी सरकार है उसके रेस्पेक्ट में, उन्हें क्या मतलब उनकी भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, एक मन से आवाज़ निकलती होगी कहीं ना कहीं, जो भी आज पर्यावरण दूषित हो चुका है। आप तो उसमें, मैंने देखा है आपको, आप जाते रहते हो यमुना नदी के पास में, तो कहीं ना कहीं उन सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट, इंडस्ट्रीज़ को भी आप यहाँ ले लेते हो साथ साथ में, उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहोगे? एक तो बात है, या इंडस्ट्री हो या सरकार हो या आम पब्लिक हो, एक तो है कि हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हम जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं,
जैसे आज के यंग बच्चे कहते हैं कि हमें जो है ना अपने तरीके से जीना है। आपको अपने तरीके से जीना, आप जिए, बट हम सब, अगर आप एक समाज में रहते हैं तो आपको समाज के हिसाब से चलना होगा। अगर आप समाज को बदलना भी चाहते हैं तो ही समाज के साथ चलना होगा, तभी आप समाज को बदल पाएंगे। तो यही कहेंगे, हम सबको जो है ना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आना होगा, जहाँ पे हम जो है ना समाज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, सभी लोग मिल के काम करें। या तो ऐसा नहीं कि हम जो है सरकार पे सवाल उठाएं या सरकार जनता पे सवाल उठाए, इससे बेहतर कि जब हम सब मिलेंगे ना तब जाके ये चीज़ें बेहतर होगी। हम मतलब आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। अगर हमें रहना है तो हमें ये बात दिल में बैठा लेनी पड़ेगी कि हमारा अस्तित्व और जो सामने वाले जो और लोग हैं उनका अस्तित्व एक साथ जुड़ा हुआ है। हम अगर इस बात को ठीक से समझेंगे तो हो सकता है कि हर व्यक्ति अपनी जो भी कार्य करेगा वो जिम्मेदारी के साथ करेगा, बजाय कोई किसी प्रेशर के और बस ऐसे ही करना हो। दूसरी बात, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि आज की डेट में क्या हो गया कि हम सब लोग जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ैन हो गए, कि अगर हमारा पॉलिटिकल पार्टी हमारे राज्य में जीतता है तो हम उनके सपोर्ट में होते हैं, हमारे अगेंस्ट वाला जीतता है तो हम उनके विरोध में। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप पॉलिटिकल पार्टी से प्यार करते हैं या अपने राज्य से या अपने देश से प्यार करते हैं, चाहे आपके मन का पार्टी जीता हो ना जीता हो, बट आप अपने राज्य का, आप अपने शहर का, अपने देश का तरक्की चाहते हैं ना, तो आप चाहे आप उनका विरोध कर रहे हो, बट उस समय अगर कोई अच्छा काम हो रहा तो उनके साथ मिल के करिए, तभी जाके समाज बदलेगा। अगर आप जो है मतलब कि ऐसे कहिएगा अब हमारा पार्टी नहीं जीता 5 साल तक, अब हम इनका विरोध करेंगे, ये करेंगे, बजाय उनके कि आप उनको सजेस्ट कीजिए कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं। आपका फेवरेट कोई और होगा, मान लिया, बट हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि यार 5 साल आप बर्बाद कर रहे हैं अपना, और 5 साल आप किसी से नफरत करेंगे, तो जो पार्टी जीती उनके साथ अपना जो है कोऑर्डिनेशन बैठाइए और बेहतर करने का कोशिश कीजिए, जो भी लोग समाज में बेहतरी लाना चाहते हैं। अगला सवाल एक और है मेरा आपसे कि आजकल कई सारे आध्यात्म गुरु एक्टिव हैं और वो जमीनी स्तर पे काम भी कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा, आचार्य प्रशांत हुए, सदगुरु हुए, या फिर थर्ड पर्सन बागेश्वर धाम की भी बात करूँगा मैं। तो क्या लगता है आपको ये लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे? और अगर नेगेटिव है तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको वो नेगेटिव एस्पेक्ट आप किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं तो बोलूँगा नहीं कि क्या उनके एक्शन से क्या वो होने वाला है। हर कोई जो है ना अपने क्षेत्र में बेहतर करना चाहता है, और बेहतर करने के चक्कर में कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, तो वो है। बाकी ये हम यही कहना चाहेंगे कि जो है ना अध्यात्म के बारे में मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मतलब आपको जैसे ऐसा तो होगा नहीं कि आप इनसे आइसोलेट होंगे, कहीं ना कहीं आपके सामने इनका कहीं ना कहीं जिक्र होता होगा, तो आप भी एक निष्काम कर्मयोगी की तरह मुझे लगता है जो बस अपने कर्तव्य पथ पे चल पड़ा है, कहीं ना कहीं मुझे वो भी लगते हैं। तो इस वजह से मैंने उनका उदाहरण कोट किया। तो आप उनको किस तरह से देखते हैं, उनके कार्य को, जिससे हमारे देश के लिए हमें फ़ायदा हो सकता है? देश के लिए ही क्या, पूरे धरती माता के लिए और सारे कंट्रीज़ के ग्लोबलाइज वे में भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में, वो आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए, चाहे वो सदगुरु हो या आचार्य प्रशांत हो, और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनको हम नहीं भी जानते। जैसे मैं एक बाबूलाल दहिया जी से मिला था, पद्मश्री थे वो चावल के दाने के लिए। तो मैंने आज तक लाइफ में अपने बाबूलाल दहिया जी से ज़्यादा नॉलेजेबल इन्वायरमेंट के बारे में बंदे को नहीं देखा। मैंने 1 घंटे बात की उनसे, मुझे उस बंदे का जो है ना डीप नॉलेज जो था वो मुझे देखने को मिला कि कितना नॉलेजेबल हो सकता है, और बहुत अच्छे से हमें समझाया उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर लोग कर रहे हैं, तो सभी के कामों को रिस्पेक्ट है। वो लोग जो जनता के साथ अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, वो पार्टिसिपेशन उनका नहीं है, पर वो वाकई में भीतरी तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं छोटे छोटे लेवल पे। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के रिस्पेक्ट में था जो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, जिनकी आज जनता के पास में रीच है, उनके पास एक अपनी खुद की वॉइस है, खुद का चैनल है उनके पास। वो चाहे तो आज 50 लाख लोगों को एक बार में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए, चाहे सदगुरु हो या आचार्य प्रशांत हो, दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हर कुछ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं ये जनता पे छोड़ते हैं, लोगों को, जिसको हो सकता है मुझे कुछ काम अच्छा ना लगे, आपको लगे। तो यही है, देखिए जैसे सेफ सोइल का मोमेंट चला है, अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अवेयर हुए लोग, ओके,
बट और भी जो चीज़ें हैं हम इनको बेहतर तरीके से और भी कर सकते हैं। और भी हम जो है ना इसको हमें जो है ना कहीं न कहीं सद्गुरु हो या आचार्य प्रशांत हो, दो लोग जो आप बात कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इस तरीके के लोग लग रहे हैं जो मीडिया में हैं, जो हम लोगों के जैसे जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनके रीच में, बट वो लोग जो ग्राउंड पे हैं उनसे कहीं ना कहीं कटे हुए हैं। तो हमें जो ये लोग हैं इनको थोड़ा सा टाइम निकाल के ग्राउंड के लोगों से जुड़ना होगा, ताकि वो आप अपनी बात उनको भी समझाएं। जैसे सेव सोइल का मोमेंट था, मेरा मानना है कि अगर हम लोग मिलके, अगर सद्गुरु इतनी बड़ी वॉइस है, अगर वो चाहते ना एक अगर दूरदर्शन पे एक संवाद 1 महीने का रख देते किसानों के साथ कि हम सब जो मिट्टी बचाने के लिए जो है हम किस तरीके से रासायनिक खेती का जो है वो करके हम जो है मतलब कि जैविक खेती कर सकते हैं, इस तरीके का संवाद होता तो मुझे लगता है कि हम अपने देश में कम से कम जो है ना बेहतर रिजल्ट कर सकते थे अगर हम संवाद करते, या प्रधानमंत्री जी अगर संवाद करें जैविक खेती के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज अगर हमने रासायनिक खेती को नहीं रोका तो जो है ना आने वाले 30 से 40 साल में जो है ना हमारी धरती फसल नहीं उगाने। तो आपका ओपिनियन है कि सदगुरु को और किसानों को जमीनी स्तर पर जुड़ना चाहिए, बजाय ऑनलाइन स्तर आप करिए, वो भी करिए, यूथ सरकार के साथ जुड़ना भी आवश्यक है, पर पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो पाएगा अगर आप एक ही हिस्से को या फिर एक ही पहलू को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। आपको किसानों के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, जब मिट्टी बचाना है तो किसान के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, तभी मिट्टी बच सकती है। एक यूथ को अवेयर हुआ, बहुत अच्छी बात है, यूथ मिट्टी के लिए अवेयर हुए, बट उसके साथ साथ है कि हमें किसानों से जुड़ना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या कंसर्न है, वो क्यों जैविक खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी सरकार को उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनकी जो ग्रीवांसेस है उनको समझना पड़ेगा, और उनके बाद जो है ना हम इन चीज़ों को लड़ सकते हैं। बट सिर्फ हम अगर फैसला सुना देंगे कि यार ये करना है कल से, तो नहीं होगा। जैसे वन टाइम यूज प्लास्टिक बैन किया, बट सर आज हम सक्सेसफुल नहीं रहे वन टाइम यूज वाले बैन में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव देने में फेल रहे। अगर सरकार इनको प्रिपेयर बेहतर तरीके से करती है, अल्टरनेटिव देती है, तो हम जो है इनको बेहतर तरीके से और भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कि सरकार फरमान सुनाने के बजाय किसानों से बात करें, उनको समझे कि उनकी क्या समस्या है, वो क्यों नहीं जैविक खेती कर रहे हैं, तो उनकी जो समस्या है अगर हम उनको हल करें और फिर जैविक खेती की ओर जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब हुआ, आपने कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व की कि क्या राजनीति एक समाधान हो सकती है इन कई सारे समस्याओं का, क्योंकि फील्ड वर्क आप भी करते हैं, सदगुरु भी करते हैं, कहीं ना कहीं आचार्य प्रशांत भी करते हैं। तो ये जो फील्ड वर्क हो रहा है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक चीज़ महसूस आपको होती होगी कि जो पावर है वो भी साथ में होनी चाहिए, या उसका कुछ अभाव लगता है आपको? अगर इस बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए, आपने बोला कि पूछा कि राजनीति बदल सकती है। राजनीति 100% देश को बदल सकती है, और राजनीति जो है देश बदलने के लिए नहीं होती है। तो हमें जो है ना, हम सबको जो है, एक तो अगर मुझे पावर की बात की जाए कि मैं कहाँ, तो मुझे एक्चुअली में पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों का साथ होता है। और एक होता है कि एक आम आदमी जो होता है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि उसकी कोई पार्टी लाइन नहीं होती, उनका कोई कुछ लाइन नहीं होता, उनका एक ही होता है कि आपको देश के लिए करना। तो मैं यही मानूंगा कि राजनीति देश तो बदलती है, बट एक आम आदमी जो है अगर वो देश को बदलना चाहता है, वो अगर एकजुट होता है, तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, हमारे देश की राजनीति तभी बदलेगी जब हम बदलेंगे। आज देश में जो है हम प्लास्टिक बैन करने में या कोई भी काम करने में सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम ही जागरूक नहीं हैं। आप जागरूक नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो सरकार को क्यों फर्क पड़े? आपका देश, सरकार पे 542-43 लोग बैठे हुए हैं, बट ये जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उनको क्यों पड़े? तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ना पड़ेगा प्रॉब्लम से। अगर गाय मर रही है राजस्थान में, अगर लोगों को प्रॉब्लम नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो सरकार को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर लोगों को फ़र्क पड़ेगा तो सरकार को फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, अगर गायों की समस्या है, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो एक दिन वो समस्या हमारी भी बन सकती है। तो हमें उनको भी अपना समझ के उस समस्या का समाधान करना चाहिए जी। और हम एक समाज में रहते हैं, वहाँ पे जो है ना हर किसी का एक इम्पोर्टेंस है, वो गाय हो या चींटी हो, मधुमक्खी हो, हर का क्या बोल रहा था मैं, हर किसी का एक इम्पोर्टेंस होता है। तो हमें जो है, अगर आप देश को, समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमें स्थान देना होगा। नहीं तो मान लीजिए अगर सिर्फ इंसान ही हो तो कैसा लगेगा, मतलब एक रंग जैसी हो जाएगी दुनिया। अगर आपको दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो
सभी को इंक्लूड करना होगा। वेजिटेरियनिज्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि आप जो मीट ईटिंग चलती है इसके आप विरोध में हो या सपोर्ट में हो, या फिर आप एक न्यूट्रल ओपिनियन रखना पसंद करोगे? और देखिए मैं नॉनवेज नहीं खाता, पहले खाता था, बट मैं अभी नहीं खाता नॉनवेज, और बहुत ही कम जो है मिल्क प्रोडक्ट भी बहुत रेयरली मैं लेता हूँ, बहुत रेयरली। चाय पीने की आदत है वो करता हूँ, बाकी उसके अलावा मेरा मिल्क यूसेज भी नहीं है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि आप मीट की तो छोड़ दीजिए, मैं दूध भी नहीं लेता या दूध से बने प्रोडक्ट भी नहीं लेता। लेकिन आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए क्या? देखिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए एक तो दो तरीके, मतलब दो कारणों से लोग खाते हैं। एक तो होता है लोग कहते हैं कि जो है ना कि प्रोटीन मिलता है, दूसरा लोगों का ये होता है ओपिनियन कि जो है ना लाइफ साइकिल का हिस्सा है। तो एक प्रोटीन की बात है, तो प्रोटीन आपको वेज डाइट में भी उतनी ही मिलेगी। आप 100 ग्राम सोयाबीन खाइए और आप 100 ग्राम मीट का आप अगर अनुपात लोगे तो जो है 100 ग्राम सोयाबीन में 50 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाती है, जो कि मीट में आपको जो है 250 ग्राम मीट में आपको प्रोटीन नहीं मिलने वाली। और अगर आप मीट कंजम्पशन करते हो तो वो कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर आप धरती को बेहतर कार्बन एमिशन का, हाँ, कार्बन एमिशन का बहुत बड़ा सोर्स है। और कहीं ना कहीं आप मान लो कि एक बकरा 10 किलो का जब तक होगा तो वो कितना पानी पिएगा, कितना घास खाएगा, कितना ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करेगा, एरिया को भी कैप्चर करेगा। तो आपके हिस्से की जो है वो बकरा जो है आपके हिस्से की आपके हिस्से की पानी पी रहा है। जमीन गई हमारे हिस्से की, वो खेती गई हमारे हिस्से का, वो पानी गया। बिल्कुल। आपके हिस्से का ऑक्सीजन भी गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो वेजिटेरियनिज्म हम कहेंगे कि मीट मछली खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि यार ये तो ह्यूमन चेन का हिस्सा है, जब लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं ना, तो जब लाइफ साइकिल की बात करते हो तो सारे एनिमल्स वहाँ पे जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, तो आप जब वो देखोगे तो हम लोग भी वो जो है बीइंग है जो जंगल में ही रहते थे। अब हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है घर बना लिया, अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है गाड़ी ले ली, हर कुछ कर लिया अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो आप लाइफ साइकिल की बात क्यों करते हैं? अगर आप लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आप भी जंगल में रहना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जंगल में रहना स्टार्ट कीजिए, आप भी हंटर गैदरिंग कीजिए, आप जो है जानवरों का मांस खाइए, कोई जानवर आपको भी खाएगा। तब तो लाइफ साइकिल में वो भी दिखाता है, शेर इंसान को खाता है, कितना शेर इंसान को खाता होगा, क्योंकि आप तो अपने आप को बचा लिया। बट आप कह रहे कि लाइफ साइकिल की वजह से मैं दूसरों को खा रहा हूँ, तो आप जंगल में जाकर रहिए ना। लाइफ साइकिल की बात करते, लाइफ साइकिल में घर का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में। तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि लाइफ साइकिल, लोग अपने कुछ थोड़े से निजी स्वार्थ के कारण कुछ चीज़ों पे धर्म को नाम बंदूक रख के चलाएंगे, और अपने जो निजी स्वार्थ है उनको पूरा करने के लिए कुछ छोटे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जबकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते। बाकी अगर आपको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, तो किस पार्टी को आप ज्वाइन करना चाहोगे? एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, कोई भी धर्म जो है अगर कहता है कि जो है एनिमल किलिंग अलाउड है या एनिमल खाना अलाउड है, तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। और कोई भी धर्म ये शिक्षा देता है कि जानवरों को खाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म जो है ना, धर्म वो है जहाँ पे जो है ना करुणा हो। जिस धर्म में करुणा ना हो वो धर्म नहीं हो सकता। और बात रही इलेक्शन लड़ने की, तो मैं अभी तक तो कुछ नहीं सोचा ऐसा, और मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी इलेक्शन लड़ भी पाऊंगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए आपको बहुत सारे पैतरे सीखने पड़ते हैं, वामदन क्या क्या कहते हैं। तो मैं वो चीज़ें में नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, तो मेरे लिए तो चुनाव है ही नहीं। आज के डेट के माहौल से देखूँ तो मैं नेता टाइप का इंसान नहीं हूँ। पर आजकल हो भी तो ये रहा है, जो लोग नेता टाइप नहीं हैं वो ही आजकल सत्ता में पहुंच रहे हैं, चाहे आदित्यनाथ योगी हों चाहे मोदी हों। वो पहले बहुत साधारण स्तर पे उन्होंने जीवन जिया, परिवार को त्यागा, फिर कहाँ वो कार्य कर रहे थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आजकल कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की जो विचारधारा है कुछ ऐसी है कि जो इंसानियत और मानवता, करुणा, इनको ज़्यादा बढ़ावा देता है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और वो चीज़ कांग्रेस में थोड़ा दिखाई नहीं देती। तो देखिए, बात जैसे आप मेरी करेंगे कि इन चीज़ों की, तो मुझे एक तो बात ये कहते हो कि मुझे नहीं पता कि मैं अगर एक नेता बनता हूँ, अगर मैं कल को एमएलए बन जाता हूँ, एमपी बन जाता हूँ, तो मैं करप्ट रहूँगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को उस स्थान पे भेजा नहीं है और मैंने ना ही वो पावर देखी है। तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि मैं बदलूँगा कि नहीं बदलूँगा वहाँ पे जाके। तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में तो ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। और
क्या होता है, क्यों बदल जाते हैं, क्या चीज़ें होती है। और बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं पार्टी लाइन, ये भी चीज़ें होती है बहुत सारे। क्या ही करें, ये सवाल मेरे लिए जो है ना इम्पॉसिबल सा लग रहा है नेताओं वाला। और कोई ऐसी कोई और बात जो आप कहना चाहो कि जो जो आपके मन में हो, मैं एक जैसे कि किस ये जो समस्याएं चल रही हैं सारी, इनकी जड़ें कहाँ हैं आपके हिसाब से? इनकी आपको कहाँ जड़ें लगती हैं परेशानियों की सारी जड़ें? चाहे वो प्रकृति का प्रदूषण हो, चाहे वो राजनीति में करप्शन हो, चाहे वो अधिकारियों में करप्शन हो। मुझे लग रहा है कि जो है ना हम लोगों का इग्नोरेंस जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि हम चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। आपने देखा कि कहीं पे आपने देखा कि एक बंदा आपके सामने, आप प्लास्टिक नहीं फेंक रहे नदी में, ओके, आपने देखा कि आपके सामने एक बंदा नदी में प्लास्टिक डाल रहा है, गंगा में प्लास्टिक डाल रहा है, यमुना में प्लास्टिक डाल रहा है, जो गलत है, बट आप उनको रोकते नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, मैं तो नहीं फेंकता, वो फेंक रहा है। बट वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आपने इग्नोर कर दिया। वैसे हम किसी नेता का करप्शन इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही हम जो है किसी लड़की का रेप होता है हमारे मोहल्ले में तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कब तक, कहाँ तक इग्नोर करिएगा? अब कब तक आँख बंद करके चलोगे आप? अब तो आँख खोलिए, अगर नहीं तो जो है ना पूरा दुनिया अंधेरे में आ जाएगा। नहीं तो आज किसी और की सिस्टर के साथ रेप हुआ है तो कल पता नहीं हमारे घर में किसके साथ हो जाए। हाँ। समस्या कब हमारे पास गले पकड़ ले पता नहीं चलेगा, इसलिए आज से ही जागरूक होना पड़ेगा और इग्नोर करना बंद कीजिए। कब तक इग्नोर कीजिएगा? इग्नोरेंस को दूर करने का क्या उपाय लगता है? क्या इग्नोरेंस को दूर करने का क्या उपाय लगता है? इग्नोरेंस को दूर करने का यही उपाय लगता है कि एक्शन लेना पड़ेगा आपको। एक्शन लेना पड़ेगा किस रेस्पेक्ट में? वो ज्ञान का अभाव है, वो इग्नोरेंस एक तरह से सही शब्दों में कहा जाए तो लोगों में उस ज्ञान का एक्सेस किस तरह से किया जाना चाहिए? देखिए जीवन क्योंकि जी हमारे पास एजुकेशन आज भी है, सबके पास, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, लेकिन वो जो शिक्षा है क्या वही ज्ञान है या फिर कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें छूना अभी बाकी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जो हमारे पास ज्ञान मौजूद है वो सेक्युलरिज्म के नाम पर उसे दबाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि सेक्युलरिज्म के नाम पे ज्ञान को दबाया जा रहा है। वैसे जितने भी लोग हैं आज के डेट में, इवन वो, मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे अगर भगवद गीता की बात आती है, अभी आर्मी वगैरह में इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसको इनकलकेट करने की बात चली थी, तो जो भी मुस्लिम संगठन थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, सेक्युलरिज्म, आर कंट्री सेक्युलरिज्म, क्योंकि वो इंडिया का प्रीएम्बल जो स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली अफर्म्ड टू रिजॉल्व इट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो वहाँ जो ये सेक्युलर वर्ड होता है तो उसका नाम लेकर के कि हमारा संविधान सेक्युलर है, तो आपको ये गीता को साइड करो, कुरान को साइड करो, आप बस चलते रहो जैसे चलना है। अब इन दोनों को साइड करके हम कैसे, मतलब क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, उन्होंने इस कई बार रूलिंग्स में कहा है कि Bhagavad Gita is a way to live our life. It is not related to any religion, but it is related to something which is very essential for a human being to follow. तो ये एक तरह से सेक्युलरिज्म का आप नाम पे ना भगवद गीता की बात करते हैं, ना आप कुछ और धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, और आप एक पर्टिकुलर ढर्रे से चलना चाहते हो, तो क्या ये संभव हो पाएगा किसी के लिए कि वो पूर्ण रूप से वो ज्ञान को प्राप्त कर पाए जो उसे आवश्यकता है? देखिए भगवद गीता या कुरान या कोई जो भी ग्रंथ है जितने भी धर्म के, तो उन पे तो मैं क्या ही कमेंट करूँ। उसकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमें आज के डेट में जो है ना लॉजिकल बनना पड़ेगा थोड़ा, जो है ना हम थोड़े कम लॉजिकल हो चुके हैं आज के डेट में। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आज के डेट में जब देखा जाता है कि मैं जो क्या कहते हैं एक वीडियो देख रहा था, आज से 3-4 साल पहले की है, यूके का एक स्कूल में है, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज सन, सूरज के बारे में पूछा गया था, तो वो जो बाइबल में कॉन्सेप्ट है वो समझाने लगा बच्चा। बट उस समय मैं भी बच्चा ही था, आज से 5 साल पहले जो है मतलब 25-26 का रहा होगा। बट मुझे उस समय याद है कि हम जब बच्चे थे तो हमें सिखाया गया था सन इज अ गैस ऑफ हॉट मासेस, ओके, जो हाइड्रोजन होता है 1H1 ड्यूटेरियम जब मिलता है तो हीलियम बनता है, उसकी वजह से जो सूरज में रोशनी होती है, हमें ये सिखाया गया था। हमें जो है ना इंस्टेंट कि हम, आप क्या चाहेंगे, लोग अगर बच्चा एक आपसे कोई बच्चा सवाल पूछे व्हाट इज सन, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि सूरज भगवान है, या आप कहेंगे सूरज जो है हाइड्रोजन गैस का गोला है? क्या कहेंगे आप?
अगर हमें जो किताबों से सिखाया गया है तो वो तो वही कहेंगे कि तो गोला है, हाइड्रोजन गैस वगैरह। और अगर हम आध्यात्म की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पिता के भी पिता हैं वो, क्योंकि मेरे पिता की जो सांसें चल रही हैं कहीं ना कहीं वो उनका कारण है, तो इस वजह से मैं उनको डायरेक्ट अपना पिता मानूंगा। और जी एक तरह से वो भगवान की श्रेणी में भी आ सकते हैं, जो तुम्हारे जिस पिता माता, तुम्हारे मित्रों की, तुम्हारी खुद की जिससे सांसें चल रही हैं, तुम्हारी पूरी वनस्पति का जिससे सोर्स ऑफ ओरिजिन चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो सूर्यदेव है वो कोई साधारण शक्ति नहीं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता से भी बढ़कर है। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं सूरज को भगवान, इवन वो हाइड्रोजन गैस है तो भी हम भगवान कह सकते हैं। बट व्हाट इज अ डेफिनेशन होगा तो हम तो यही कहेंगे कि सूरज इज अ सन इज अ हाँ बिल्कुल, गैस जो और हमें masses। इस अंग्रेजी की किताबों में पढ़ाया जाता है। हाँ, इवन मोस्ट ऑफ द अभी जो है ऑलमोस्ट प्रूव भी हो चुका है कि वो एक जलता हुआ जो है गैस वो बोला है। रिसेंट जो अभी नासा का वो कुछ आया चल रहा है बिल्कुल इस तरह का। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम जितने जो है लॉजिकल हो हम अपने थॉट्स में उतना बेहतर होगा हमारे लिए भी और हम सब के लिए। इंस्टेड की हम जो है ना कुछ चीज़ें, चाहे वो कुरान की हो, गीता की हो, बाइबल की हो, हर जगह पे मुझे कुछ न कुछ फॉल्ट लगता है, तो मैं तो उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँगा। बट मुझे हमें वो वही कहेंगे कि आप अपनी बुद्धि से सोचिए। हमें गीता से भी ज्ञान लेना है, कुरान से भी, बाइबल से भी ज्ञान लीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। इंस्टेड कि हम गीता और कुरान के नाम पे लड़ें, तो हम उनसे सीखें और अपने समाज को बेहतर बनाएं। बिल्कुल, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ज्ञान की बात करी, तो क्या उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए ये धर्म या फिर कोई ये ग्रंथ क्या सहायक हो सकते हैं आपके लिए? आपको लगता देखिए, है? मैंने गीता पढ़ी है, हाँ, मैंने कुरान भी पढ़ी है, दोनों चीज़ें मैंने पढ़ी है, दोनों से सीखा है मैंने। तो 100% वो सहायक है ज्ञान पहुंचाने में। आप गीता पढ़ाते, कुरान पढ़ाते, बाइबल पढ़ाते, ज्ञान पहुंचाने में सहायक है। बट वो उस ज्ञान को किस तरीके से दिया जाता है ये भी एक मैटर करता है कि वो ज्ञान आप एक इंसान को ज्ञान के तौर पे दे रहे हैं या एक धर्मवादी बना के दे रहे हैं। तो अगर हम वो गीता की ज्ञान दे रहे हैं, कुरान की ज्ञान दे रहे हैं, बाइबल की ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको ये ज्ञान में हमें एक शिक्षा के रूप में देना, ना कि उनको जो है ना एक धर्म के कट्टरपंथ के रूप बिल्कुल, में। जैसा कि सदगुरु कहते हैं कि आप किसी भी धर्म से मत जोड़ो अपने आप को। यू आर कॉस्मोस, लाइक अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है, दैट आई एम कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग। तो वो कॉस्मिक आइडेंटिटी दे करके व्यक्ति को फिर ज्ञान दिया जाए, तो वो धर्म से अपने आप को नहीं जोड़े, तभी पॉसिबल। अदरवाइज ही विल कॉल हिमसेल्फ एज अमेरिकन, इंडियन और हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। आइडेंटिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब कोई किसी को कुछ समझेगा, कोई किसी को कुछ समझेगा, तो कहीं पे कोई विरोधाभास होगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि हमको वही अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट से चलना चाहिए। तो उससे भी एक बात, जब सदगुरु कहते हैं कॉस्मिक्स के लिए कि हम सब जुड़े हुए हैं उनसे, तो एक चीज़ ये होती है कि हमारा जो नाम है ना वो भी हमारा अपना नहीं है। मुझे अगर कोई पंकज कहता तो वो मेरा पंकज नाम जो कहीं कहीं दर्शाता है मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू घर से बिलोंग करता हूँ। आपका नाम एक, किसी का नाम अहमद है, नहीं, किसी का हिंदू होना, किसी का शूद्र होना, या किसी का कुछ भी होना, किसी का ब्राह्मण कहना किसी को, तो ये गलत और सही नहीं है एक तरह से। बट इस ब्राह्मणवाद या फिर इस जाटवाद या फिर इस हिंदू के बाद के ऊपर कुछ और कार्य किए जाएं जिनको नहीं होना चाहिए, इनके नाम पे बहुत अधर्म होने लग जाए, तो वो गलत हो जाता है मेरे हिसाब से। इनके नाम पे वोट बैंक की राजनीति हो जाए तो वो गलत हो जाता है। अदरवाइज किसी की आइडेंटिटी देना तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए। दीज जस्ट आर द सिंबल्स ऑफ एन आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। ये दर्शाते हैं कि हाँ आप ये हो तो ठीक है। बट किसी को आप हिंदू कह के फेवर करना और किसी को मुस्लिम कह के नहीं करना, तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। देखिए वही तो बात है ना कि वो जो है आज जो हमारे देश में थोड़ा जो है मुझे लग रहा है कि हम धर्म के मामले में थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है सुधरना पड़ेगा कि हमें जो है। और एक बात तो ये है कि देखिए चाहे कोई भी धर्म हो, तो अभी अगर आप देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको सबको लेके चलना होगा। आप मान लीजिए कि मैं एक सिंपल मान तो 4 धर्म है, ABCD 4 धर्म है। ए धर्म की पॉपुलेशन 70% है, बी धर्म की 20% है, सी की इतनी उतनी। अगर मान लीजिए ए धर्म है, ए धर्म की पॉपुलेशन 70% है, ओके, और हमने कहा कि चलो BCD है, इनको हम वही नहीं करते, तो आपने अपने 30% पॉपुलेशन को वो कर दिया। आपने जहाँ उसको काटा कि आपका 30% पॉपुलेशन जो है अनप्रोडक्टिव हो गया। 70% में कितने लोग हमारे ए धर्म में 70% के लोग हैं, उनमें से मान लीजिए अगर 20% 25% जो है वो काम नहीं करने वाले, उनमें भी हो जाती है उन्हें।
आप ये कहना चाहते हो माइनॉरिटी को भी साथ लेके चलना चाहिए? सबको साथ लेके चलना पड़ेगा हमें, इवन जो है ना अ, और हमें हर भाषा, हर धर्म, हर कुछ की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है ना कि मान लीजिए कि कोई भाषा है। अगर एक और आपको रोकना चाहूँगा, सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? क्योंकि किसी के लिए कोई चीज़ सही होती है, किसी के लिए कोई चीज़ सही होती है। किसी के लिए कोई चीज़ सही है तो वो समाज के लिए गलत है, तो कोई चीज़ समाज के लिए गलत है तो उस व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए गलत हो जाती है। तो ये सही और गलत का आकलन करना व्यक्ति को कौन बताएगा? खुद करेगा, समाज कहेगा, किताब कहेगी, धर्म कहेगा, कौन कहेगा इस बात? एक तो बात तो ये है कि सही और गलत तो हम तो डिसाइड ही नहीं करते, समाज भी डिसाइड नहीं करता। पहले से किसी ने डिसाइड कर दिया है कि, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि भारत में हमारे लिए गौ माता है, हम गाय नहीं खा सकते। हाँ, वही पाकिस्तान में वहाँ पे खाया जाता है। हाँ, पाकिस्तान में खाया जाता है। पाकिस्तान में ये एक तो गाय खाना सही है, ये एक मेंटालिटी चली आ रही है। हमारे देश में ये गलत है, ये मेंटालिटी चली आ रही है। ओके, तो हम फैसला नहीं करें गलत और सही क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है, बस हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम तो गलत और सही बना ही नहीं, हम जान ही नहीं रहे, हम तो बस फॉलो कर रहे हैं। आपको जो गलत लगता है आप तो फॉलो करोगे या अनफॉलो करोगे। मैं एक छोटा सा वृत्तांत शेयर करना चाहूँगा जी, कि हो सकता है शायद व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ चीज़ सही और गलत का फैसला कर सके। जी। जैसे कि मेरी किसी एक मुस्लिम महिला से बहस हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्यों मीट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें एक चीज़ कह दी थी पहले ही कि आपको अपने धर्म से आपको अलग करके बात बोलनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अपने धर्म से अलग नहीं कर सकती। वो बार बार वही बातें बोल रही थी, हलाल करना, ये करना, वो करना, ये सही है, ये गलत है, सिर्फ उसके तर्क दिए जा रहे थे। फिर मैंने कहा आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए, जो आपको सही और गलत क्या लगता है। वहाँ वो शून्य हो गई। उन्होंने फिर वही सवाल मेरे से पूछ लिया कि आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि ये धर्म से आप एक बार अपने आप को अलग कर दो, यश, और फिर बताओ क्या संभव है आप धर्म से अलग करके ओपिनियन देना। मैंने कहा संभव है कि जैसे मेरी मदर है, अगर मैं उसकी हत्या करूँगा, उसको मेरी मदर को कोई मारेगा तो मुझे दुख होगा, वैसे ही, या फिर मुझे कोई मारेगा तो मेरी मदर को दुख होगा। वैसे ही जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उसकी जो माँ होती है उसे भी तो दुख हो सकता है। तो ये एक जो एपरेंट जो आपको ट्रुथ दिखाई दे रहा है, ये आपके अनुभव से आ सकता है। ये चीज़ आपके हाथ पे छुरा झोंका जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, वैसे ही किसी एनिमल को छुरा झोंका जाएगा या फिर उससे कट करा जाएगा तो उसे भी तकलीफ होगी। तो आप ये तर्क देते हो हलाल करके, एक पर्टिकुलर विधि से उस गाय को काटते हैं, उसको दुख नहीं होता बिल्कुल भी, उससे उसको कम दुख होता है। तो आप किसी इंसान को काट के देख लो, उसको कम दुख होगा, आपको पता चल जाएगा उसका क्या भीषण परिणाम आपको मिलेगा। तो व्यक्तिगत अनुभव अगर व्यक्ति खुद भी एक बार शांति से सोचे तो मुझे लगता है शायद अपरेंट उसको आंसर मिल सकता है, बजाय किसी धर्म से जोड़ने के। अब धर्म में तो अच्छी और बुरी बातें तो मिलेंगी कहीं ना कहीं। जी। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होगा, क्योंकि समर्थक वाले जिनको खाना है वो तो उसका सब वो लाइन उठा लेंगे धर्म की, जो जहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे अर्जुन ने कभी शंकर जी को भी मांस ऑफर किया था, और वही अर्जुन की बात है, और इन्हीं बातों को काटने के लिए दूसरी बात है कृष्ण की बता दी जाएंगी, तो कृष्ण ने तो कभी कोई मांस वगैरह का कभी समर्थन ही नहीं किया। तो यहाँ फिर विरोधाभास हो जाएगा, जिनको खाना है वो उस बात को उठा लेंगे, जिनको नहीं खाना वो कृष्ण को लेके चल देंगे साथ में। तो ये बातें हैं। तो धर्म से हटके हमें एक खुद का ओपिनियन भी जनरेट करना चाहिए। हाँ, धर्म से हटके आपको ओपिनियन जनरेट करना चाहिए। और आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ, आप उस पर आज का फैसला क्यों करते? 10,000 साल पहले आप जो है मतलब नंगे घूमते थे, आज भी घूमिए नंगे ना। एक ही बात है कि वही लोग ले आते हैं कि हमारे किताब में ये लिखा है, 2000 साल पहले क्या लिखा था, क्या कहा गया, तो उस पर आप क्यों चलते? तो आप अगर 2000 साल वाली बात आप अभी कहते हैं कि उसके हिसाब से चलेंगे, तो भैया आप 2000 साल पीछे जाके रहिए, आज आप मत रहिए आज के डेट में। तो एक ही उन लोगों से तो एक ही यही बात कहेंगे। और जो बार बार धर्म को ले आते हैं कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, तो मेरा एक ही वो है कि आपका अपना क्या थॉट है, क्या आप उसी किताब पे चल रहे हैं? आपका अपना थॉट ही नहीं है, इसका मतलब खुद की रिसर्च होनी चाहिए सत्य को फाइंड आउट करने की। वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई और मैसेज देना चाहो तो यू आर फ्री टू से दैट। बाकी मेरे जो कुछ सवाल थे बहुत लंबे सालों से थे कि मुझे पूछने हैं, कभी इनसे आपके साथ चर्चा होगी तो वो आज पूरे हुए। और हो सकता है कुछ और सवाल भी हो तो वो कभी ना कभी लाइव अब डिबेट में जरूर आएंगे। और मेरा तो मानना है कभी ना कभी आप एक बहुत ही उच्चतम स्थान तक पहुँचे बहुत जल्दी, और जिससे क्या है आपका एक उच्चतम स्थान पर पहुँचने का अर्थ है यमुना नदी को बचाना। आपका वहाँ ऊंचा पहुँचने का मतलब है हमारी प्रकृति का सीधा
सम्मान करना, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जल्दी से कोई कहीं ना कहीं इस तरह से जनता का आपको और भी सपोर्ट मिले। अगर आपको उस पर्यावरण की रक्षा के लिए राजनीति का सहायता लेनी पड़े तो राजनीति का भी सहायता लें। अगर आपको किसी और लोगों की या क्षेत्र की या किसी पर्टिकुलर लोगों की आपको सहायता की ज़रूरत है तो वो भी आपको पैतरे अपनाने चाहिए, मीडिया हो और चाहे कोई भी हो। मेरा एक लोगों से एक ये है अपील है कि देखिए, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, कहीं भी बदलाव लाना चाहते हैं, शहर में रहते हैं, तो एक है कि आपको जो है ना अपनी आंखें खोल के चलनी पड़ेगी। आप देखिए कि आपके आसपास क्या गलत हो रहा है। आपके आसपास जो है आपकी नदियाँ कितनी साफ़ है, आपके तालाब कैसे हैं, आपके यहाँ पे जो है गली में कचरा कैसे ढंग से फेंका जा रहा है या नहीं, आपके गली में क्या कहते हैं पशु जो है प्लास्टिक में कचरे तो नहीं, मतलब खाना तो नहीं खा रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश को बहुत हद तक बेहतर बना सकती है, क्योंकि आपके नदी अगर सही होंगे तो आपके आने वाले बच्चे का भविष्य बचेगा। अगर प्लास्टिक को कम कर पाएंगे तो आने वाला समय में जो है ना आपकी जो देश की मिट्टी है वो फसल उपजा पाएगी। अगर आपने आज इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, ना तो कल आपके पास पीने के लिए पानी होगी, ना फसल उपजाने के लिए ज़मीन, और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो यही हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जागिए और जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है करिए, और कोशिश करें कि जो प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। अगर कर रहे हैं ना तो उनमें यार खाना तो मत भर के आप फेंके। आप गीला कचरा सूखा कचरा अलग करके रखें कम से कम। ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार आपको अगर कोई बताना, आपको कैसा लगता है कि बार बार एक ही चीज़ आपको बताया जाता है, तो आपको सीखना, आपको समझना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग आपको एक ही चीज़ बता रहे तो कहीं ना कहीं जो है हम गलती तो कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को सुधारना होगा ताकि हम अपने देश को बेहतर, ये आपके लिए है, आपके देश के लिए। अगर आप वही 15 अगस्त को देशभक्ति गाना सुनते हो, देश के लिए कुछ करने का वो होता है, तो देश के लिए कुछ करना जो है ना, इसका बॉर्डर पे जाने का ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना कचरे को व्यवस्थित रूप से जो है वो कीजिए, आप वेस्ट डिस्पोज कीजिए, गीला कचरा सूखा कचरा। उसके बाद अगर मेडिकल वेस्ट होता है उनको अलग रखिए। ये भी आप देश के लिए काम कर रहे हैं। आपके नदी में कचरा नहीं फेंक रहे, आप देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो देश के लिए काम करिए। और थैंक यू वेरी मच हम लोगों को सुनने के लिए। थैंक यू यस आपका। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए दिल्ली से जयपुर, और इतनी बीमार अवस्था में आप आए तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।